Good evening, dear friends. I am Zunaid Hussain and welcome to Zunaid Hussain Classes. Dear friends, पिछली वीडियो में हमने पॉलिटी का फर्स्ट जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसके कुछ एक्ट्स को कवर किया था, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एंड एक्ट ऑफ 1786। ये 4 एक्ट्स हम कवर कर चुके हैं। आज हम चार्टर एक्ट्स को कवर करने वाले हैं। टोटल 4 चार्टर एक्ट्स आए थे। चार्टर एक्ट ऑफ 1794, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो डियर फ्रेंड्स, कंपनी के रूल के टाइम पर ये 4 चार्टर एक्ट आए थे। चलिए इनको हम बारी बारी से आज स्टडी कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में जो सबसे पहला चार्टर एक्ट आया था उस चार्टर एक्ट का नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। नंबर 1, इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ क्या होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो ये पावर दी गई थी कि उसकी काउंसिल में आने वाला कोई भी डिसीजन होगा उस पर आखिरी जो डिसीजन होगा वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का होगा। यानी उसकी सभा में आने वाले किसी भी डिसीजन में कोई भी फेरबदल करना हो या बदलाव करना हो, जो ये पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी, अब यह पावर फ्यूचर में आने वाले सभी गवर्नर जनरल्स के लिए दे दी गई। और ये बोला गया 1793 के चार्टर एक्ट में। सेकंड पॉइंट, सेकंड चीज़ क्या यहाँ पर बोली जाती है, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तो डियर फ्रेंड्स, इस चार्टर एक्ट में क्या होता है, जो बंगाल, जो यहाँ पर बंगाल की प्रेसिडेंसी होती है, एक होती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक होती है मद्रास प्रेसिडेंसी। इन दोनों प्रेसिडेंसी के अलावा जो ज़्यादा पावर दे दी जाती है वो दे दी जाती है गवर्नर जनरल को। बंगाल के गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दे दी जाती है बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल के कंपैरिजन में। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इन दोनों को सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है बंगाल प्रेसिडेंसी का। नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी ऑफ द इंडिया इन अनदर 20 पीरियड्स ऑफ द टाइम। इस एक्ट के तहत कंपनी ने ट्रेड मोनोपोली लगा दी थी, यानी यहाँ पर व्यापार करने का एक अधिकार लगा दिया था। अब इंडिया में सिर्फ कंपनी ही व्यापार कर सकती थी 20 सालों के लिए। यह बोला गया था चार्टर एक्ट 1793 में। नेक्स्ट, इट प्रोवाइडेड दैट कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। तो डियर फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पर यह बोली जाती है कि कमांडर इन चीफ तब तक गवर्नर जनरल के काउंसिल का मेंबर नहीं होगा जब तक वह कमांडर इन चीफ की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बोली गई थी। कमांडर इन चीफ तब तक गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं माना जाएगा तब तक वह कमांडर इन चीफ की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं हो जाता है। And here next point is, it laid down that the members of board of control and their staff were henceforth to be paid out by Indian revenues. Dear friends, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे उनको जो वेतन दिया जाता था वो इंडियन रेवेन्यू में से दिया जाता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में वो मेंबर शामिल थे जो कंपनी की रिपोर्ट, कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मिलिट्री के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते थे और पूरा जो शासन था उसको कंट्रोल करते थे, उसको चलाते थे। अब देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट 1813 में क्या होता है। फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। नंबर 1, इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू द ऑल ब्रिटिश मर्चेंट। हाउएवर इट कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर अनदर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो डियर फ्रेंड्स, 1813 के चार्टर एक्ट में क्या होता है, 1793 में कंपनी ने जो ट्रेड मोनोपोली लगाई थी इंडिया के ऊपर 20 सालों के लिए, वो 20 सालों का टाइम पूरा हो जाता है और 1813 में ट्रेड मोनोपोली को हटा दिया जाता है।
अब कोई भी ब्रिटिश अधिकारी या फिर ब्रिटिश लोग या फिर किसी भी अन्य देश के लोग इंडिया में आकर व्यापार कर सकते थे, लेकिन जो ट्रेड मोनोपोली थी वो टी पर अभी भी बरकरार थी। यानी कोई भी पर्सन बाहर से अभी भी टी का व्यापार इंडिया के साथ नहीं कर सकता था। और दूसरा, चाइना के साथ भी इन्होंने अपनी ट्रेड मोनोपोली को बरकरार रखा। सेकेंड पॉइंट, इट असर्टेड द सवर्निटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन की जो सवर्निटी थी उसको दिखाया गया, उसकी प्रभुसत्ता को दिखाया गया। कंपनी के जो भी क्षेत्र थे, जो भी इलाके थे, वहाँ पर क्राउन रूल को दिखाने के लिए उनका प्रभाव देखा गया। क्राउन रूल की पॉलिसी, क्राउन रूल के सारे फ्लैगशिप्स और उसका प्रचार प्रसार और उसका एक अलग ही रुतबा दिखाई देने लगा 1813 के एक्ट में। इसमें बोला गया कि कंपनी के क्षेत्र जब बस नाम मात्र की कंपनी के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो रूल करेगा, रूलिंग जो वहाँ पर शासन करेगा वो ब्रिटिश क्राउन करेगा। इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर पर्पज़ ऑफ एनलाइटिंग द पीपल। इस एक्ट के तहत इंडिया में बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज आए और यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। नेक्स्ट, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। इस एक्ट के तहत भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया और ब्रिटिश टेरिटरीज़ के जो इलाके थे वहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच में वेस्टर्न एजुकेशन का बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन्स फॉर नॉट पेइंग द टैक्स। तो डियर फ्रेंड्स, क्या होता है इस एक्ट में, जो लोकल गवर्नमेंट थी, जैसे जो रीजन थे, छोटी छोटी जो रियासतें थी, वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट काम कर रही थी, उनको ये पावर दी गई कि वो वहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं और अगर कोई पर्सन टैक्स नहीं देता था तो उसके ऊपर वो पनिश भी कर सकते थे उसको। नेक्स्ट चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो 1833 का चार्टर एक्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट होता है, क्योंकि इसी एक्ट के तहत क्या होता है, जो गवर्नर जनरल होता है बंगाल का, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और उसको सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी जाती हैं। दस एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल हैविंग अथॉरिटी ओवर एंटायर टेरिटोरियल एरिया possessed बाय ब्रिटिश इन इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो डियर फ्रेंड्स, 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और उसे सभी प्रकार की सिविल और मिलिट्री पावर दे दी जाती हैं। अब पूरे इंडिया को अगर कोई कंट्रोल करने वाला था तो सिर्फ एक ही अथॉरिटी थी और वो था गवर्नर जनरल, इंडिया का गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक ऐसा भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था और इसको 1833 के चार्टर एक्ट में बनाया गया था। नेक्स्ट, इट डिप्रीव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर इंटायर ब्रिटिश इंडिया। तो डियर फ्रेंड्स, इस एक्ट में क्या होता है, बॉम्बे और मद्रास के पास जो लेजिस्लेटिव पावर थी, किसी भी कानून को बनाने की पावर, उस पावर को छीन लिया जाता है और पूरे इंडिया के लिए लेजिस्लेटिव पावर दी जाती है पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल के लिए, जो कि अब इस एक्ट के तहत इंडिया का पूरी का एक गवर्नर जनरल रहने लगा था। अब सिर्फ उस गवर्नर जनरल को पूरे इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई थी। The laws made under the previous act were called the regulations, while laws made under the act are called the acts. तो डियर फ्रेंड्स, चार्टर एक्ट 1833 के आने से पहले जितने भी एक्ट थे उन सबको एक्ट को बोला गया रेगुलेशन, और चार्टर एक्ट के आने के बाद जितने भी एक्ट आए हैं उस एक्ट को बोला गया है एक्ट। चार्टर एक्ट के आने से पहले जो भी एक्ट आए हैं उनको बोला गया है रेगुलेशन, और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद से जो भी एक्ट आएंगे उनको एक्ट बोला जाएगा। It ended the activities of East India Company as a commercial body which became purely an administrative body. It provided that company's territories in India were held in trust by his heirs and successors. तो इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमर्शियल बॉडी की तरह काम करना बंद कर दिया, जो कि एक पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हुआ करती थी। इसके तहत कंपनी ने
इंडिया में अपनी टेरिटरीज़ को रखा और अब उन टेरिटरीज़ पर सिर्फ ब्रिटिश क्राउन शासन करने लगा था। सिर्फ यहाँ पर जो कंपनी थी वो एक नाम मात्र की कंपनी रह गई थी। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड स्टेज इंडिया शुड बी डिबरेटेड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ओपन कंपटीशन के सिविल सर्वेंट्स के लिए एक इंट्रोड्यूस किया गया और यहाँ पर बोला गया कि किसी भी इंडियन को किसी भी ऑफिस को प्राप्त करने से नहीं रोका जाना चाहिए। कंपनी के अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉयमेंट ऑफिस या प्लेस जो भी हैं, कोई भी भारतीय किसी भी ऑफिस में जा सकता है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकता है, किसी भी ऑफिस में जाया जा सकता है। इस चीज़ को बोला गया था चार्टर एक्ट 1833 में, लेकिन बाद में इस मांग को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ठुकरा दिया गया और 1833 में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया कि किसी भी इंडियन को जॉब दी जाए, उसको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, वो किसी भी ऑफिस में जा सकता है, किसी भी प्लेस पर जा सकता है। अब ये काम होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। यहाँ पूरी तरह से आज़ादी स्वतंत्रता दे दी जाती है कि कोई भी इंडियन अब सिविल सर्वेंट बन सकता है। तो देखते हैं यहाँ क्या होता है। दिस वाज द लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 एंड 1853, ए कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। तो डियर फ्रेंड्स, चार्टर एक्ट 1853 चार्टर एक्ट से एक लास्ट चार्टर एक्ट होता है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच 1793 से लेकर 1853 के बीच में पास किया जाता है और यह एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क होता है। अब देखते हैं कि इस एक्ट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। नंबर 1, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। It provided for addition of 6 new members called legislative councillors to the council. In other words, it established a separated Governor General Council, which came to be known as Indian Legislative Council. तो डियर फ्रेंड्स, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की काउंसिल के लिए पहली बार इंडिया में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन हैं उनके फंक्शंस को अलग अलग किया गया था। पहले पूरी इंडिया में सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। 1853 के एक्ट के आने के बाद गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग कर दिया गया और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग कर दिया गया। लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसलर्स की एक सभा बनाई गई जिसमें टोटल 6 मेंबर्स थे और पूरी इंडिया की एक नई इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई और ये नई बनाई गई काउंसिल पूरे उसी सिस्टम और उसी तरीके से बनाई गई थी जिस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम हुआ करता था। इस तरह से इंडियन सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट को चलाने के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रोसेस को चलाने के लिए एक नई मशीनरी की ज़रूरत पड़ी, एक नई फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी, जहां पर नई तरीके से न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल को चलाया जाने था। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। It introduced an open system of selection and recruitment of civil servants. The convened civil servants was thus thrown to Indians also. Accordingly, Macaulay Committee was formed for this purpose. तो डियर फ्रेंड्स, 1853 के चार्टर एक्ट में इंडियंस को ये सुविधा दे दी गई थी कि वो अब ओपन सिस्टम कंपटीशन के लिए अपना टेस्ट दे सकते हैं, सिविल सर्वेंट में रिक्रूटमेंट में अपनी भर्ती दे सकते हैं और सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। अब इस एलिजिबिलिटी को इंडियंस के लिए दे दिया गया था। इंडियंस के लिए एक मौका दिया गया कि वो सिविल सर्वेंट्स बन सकते हैं और इसके लिए 1854 में मैकॉले कमेटी का गठन किया गया था। इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रोल एंड अलाउड इट टू रिटेन द possessions of Indian territory on the trust of British Crown, but it did not specify any particular period unlike previous charter acts. This was clear indication that company's rule could be terminated at any parliament like. तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, कंपनी का रूल यहाँ पर एक्सटेंड किया जाता है और इसमें बोला जाता है कि जो यहाँ पर कंपनी पर
ब्रिटिश क्राउन रूल कर रहा है, सारे रूल और रेगुलेशन ब्रिटिश क्राउन चला रहा है। यहाँ पर कंपनी का शासन एक नाम मात्र का शासन है और यहाँ पर एक पार्टिकुलर टाइम डिसाइड नहीं किया गया था कि कंपनी का रूल कब तक चलने वाला है कंपनी के नाम पर। इसका मतलब ये था कि कंपनी के रूल को किसी भी टाइम हटाया जा सकता था, क्योंकि सारी के सारी पावर्स अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जाने वाली थी। सिर्फ यहाँ पर नाम मात्र की पावर रह गई थी कंपनी के पास। It introduced for the first time local representatives in Indian Legislative Council or 6 new legislative members of the Governor General Councils appointed by the local governments। तो यहाँ पर क्या होता है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव को इस एक्ट के तहत इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेटिव को इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, यहाँ पर 4 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया था और ये 4 मेंबर्स को चूज़ किया गया था मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से और आगरा से। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने चार्टर एक्ट्स को कंप्लीट किया है। आई होप आपको चार्टर एक्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अभी लक्ष्मीकांत के टॉपिक टू टॉपिक सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं और अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उसके लिए हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।